नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 चरणों के मतदान हो चुके हैं और अब आखिरी चरण का मतदान बाकी है जो 1 जून को होगा। आखिरी चरण का जो मतदान है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चुनाव क्षेत्र है वाराणसी वो भी आता है। वाराणसी इसलिए पूरे देश की सामने है, लेकिन एक तरीके से देखें तो जिस तरीके की चुनौती विपक्ष को यहाँ पेश करनी चाहिए थी उससे वो चूक गया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार वाराणसी को अपने चुनाव क्षेत्र के रूप में चुना था, उस समय आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने ताल ठोकी थी और कहा था कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और 2014 के उस चुनाव में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव मैदान में उतरे थे। 2014 का वो चुनाव पहली बार नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे। लिहाजा ये तय था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे और वाराणसी प्रधानमंत्री को चुन रहा है। चुनाव कठिन था क्योंकि पहली बार परीक्षा में उतर रहे थे नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी, अपने नए लोकसभा क्षेत्र में भी। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी शिकस्त नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल को 2 लाख के आसपास वोट मिला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 लाख से ऊपर का। तो इस तरीके से 3 लाख से ऊपर की जो जीत थी वो पहली बार नरेंद्र मोदी ने हासिल की थी। और कांग्रेस के नेता थे अजय राय, जिनको 75,000 करीब वोट मिला था और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अब 2019 का जब चुनाव आया उस समय अरविंद केजरीवाल फिर चुनाव लड़ने नहीं आए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था और उनकी संयुक्त प्रत्याशी शालिनी यादव वहां से चुनाव लड़ रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शालिनी यादव को 2 लाख के करीब मत मिले और अजय राय इस बार भी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से, उनको 1.5 लाख। लेकिन इस बार जीत का मार्जिन बड़ा हो गया। प्रधानमंत्री को कुल 6.5 लाख से ऊपर के वोट मिले और वो 4 लाख के आसपास से चुनाव जीते। अब बात आती है 2024 के लोकसभा चुनाव। पूरा विपक्ष एकजुट था कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को रोकना है। किसी भी नेता को रोकने का एक ही क्षेत्र होता है कि आप उसको चुनाव में हरा दीजिए। ये लोकतंत्र की लड़ाई है और लोकतंत्र में अगर आप चुनाव में अपने विपक्ष को, अपने प्रतिद्वंदी को नहीं हरा पाए तो फिर आप उसको नहीं हरा सकते। अरविंद केजरीवाल 2019 में भी चुनाव नहीं लड़े और 2024 में भी उनकी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई। इंडिया गठबंधन बना था, बहुत सारे दल एकजुट थे, बड़े बड़े नेता वहाँ थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, बहुत सारे नामी गिरामी बड़े बड़े नेता थे। लेकिन उनमें से किसी एक नेता ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़े और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां हराए। ऐसा क्यों? क्या विपक्ष को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था या उसने चुनाव शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए थे? अगर हम इतिहास में जाएं तो देखते हैं कि वहां पर विपक्ष के लोग मजबूती से विपक्ष के बड़े नेता को घेरने का काम करते थे। 1999 में सोनिया गांधी का राजनीति में पदार्पण हो रहा था और कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ रही थी बेल्लारी से। बेल्लारी एक ऐसी सीट थी जो दक्षिण भारत की सीट है और दक्षिण भारत हमेशा से ही कांग्रेस के लिए बड़ा मुफीद रहा है। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी प्रधानमंत्री के रूप में, कहा जा रहा था कि अब इंदिरा गांधी की राजनीति खत्म हो गई है और कांग्रेस भी वापसी नहीं कर पाएगी। लेकिन 1978 में कांग्रेस ने चिकमंगलूर से जो देवी गौड़ा वहाँ पे सांसद थे उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव हुआ लोकसभा का। जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने वहीं से अपना पर्चा दाखिल किया। क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस का अपना गढ़ था तो वो चुनाव जीत गई। अब बात करते हैं बेल्लारी की। बेल्लारी में सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी
और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुषमा स्वराज ने उनको टक्कर देने का मन बनाया। सुषमा स्वराज की कोई पृष्ठभूमि दक्षिण भारत की नहीं थी, वो नई नेता भी थी, सोनिया गांधी के मुकाबले उनका कोई कद नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार की और कहा कि वो सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर देंगी। इसके बाद सुषमा स्वराज बेल्लारी पहुंची और वहां उन्होंने जो लोकल भाषा है, दक्षिण की भाषा है, वो सीखनी शुरू की। 1 महीने लगा उनको अपनी भाषा सीखने में। इसके बाद उन्होंने वहाँ की स्थानीय भाषा में जब भाषण करने शुरू किए तो बेल्लारी की जो जनता थी उसका जुड़ाव शुरू हो गया। जब चुनाव हुआ तो भले ही सोनिया गांधी जीत गईं, लेकिन इस जीत का जो मार्जिन था वो सिर्फ 50,000 था। यहाँ समझना ये है कि अगर विपक्ष के किसी मजबूत नेता को आप रोकना चाहते हैं तो उसके खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर इंडिया गठबंधन ये चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से हरा सके तो उनको एकजुट होकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए था। विपक्ष का कोई बड़ा कद्दावर नेता यहाँ से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन ये साहस विपक्ष ने नहीं दिखाया। इस चुनाव में विपक्ष के नेता के रूप में एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय हैं। अजय राय जो पिछले 2 चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हार चुके हैं। 2014 में उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, 2019 में उनको 1.5 लाख वोट मिला था और प्रधानमंत्री की जीत का मार्जिन 4.5 लाख था। तो आप समझ सकते हैं कि अजय राय किस तरीके की टक्कर वहाँ पे दे सकते हैं। दूसरी बात, अभी जब आखिरी चरण है और चुनाव की बेला खत्म हो रही है, तब प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव वहाँ प्रचार के लिए गई। अच्छा होता कि अगर प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी 2-4-6 दिन बनारस में रुकते, कैंपेन करते और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश करते, तब लगता कि विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। तो विपक्ष ना तो वहाँ पर अपना कोई उम्मीदवार उतार पाया मजबूत, ना ही जो चुनाव की कैंपेन है उसको एक मजबूत आधार बना पाया। ऐसे में ये साफ है कि वाराणसी में विपक्ष ने घुटने टेक दिए हैं। सोशल मीडिया पर वो कुछ भी कहते रहें, लेकिन हकीकत में वहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं है। और चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष डरा हुआ है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है और वो किसी भी तरीके से सीधे मुकाबले से बचना चाह रहा है। राजनीति में जब भी नेता सीधे मुकाबले से बचता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी तो देश की सबसे मजबूत नेता थी, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ और उसने इंदिरा गांधी को चुनाव हराया। इंदिरा गांधी के खास रहे मोरारजी देसाई ही प्रधानमंत्री बने। 1989 में जब राजीव गांधी चुनाव हारे तो उनके पास सबसे बड़ा बहुमत था, 400 पार उनके पास सांसद थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या की सहानुभूति लहर थी। बावजूद उसके 5 साल में राजीव गांधी सरकार को हार का मुख देखना पड़ा और फिर एक बार प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के खास विश्वनाथ प्रताप सिंह। इस तरीके से जब भी मजबूत लड़ाई हुई है तब नेताओं को आगे आना पड़ा है। कभी वो राजनारायण के रूप में सामने आते हैं और कभी विश्वनाथ प्रताप सिंह के। लेकिन दिक्कत है कि आज के दौर में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर चुनौतियां दी जा रही हैं, भाषणों में दी जा रही हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उतरकर उनका मुकाबला करने का साहस किसी भी विपक्ष के नेता को नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।